Officially. So now we are moving towards the last subtopic of this SLO, this chapter, that is magnetic properties of solids. तो पहले कह रहा है डोमेन थ्योरी बताओ मैग्नेटिज्म की क्या होती है। उसके बाद डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के दरमियान डिफरेंशिएट करो या डिस्क्राइब करो लिखा हुआ है। देन ये बताना है कि फेरोमैग्नेटिक मैग्नेट्स जो है ना वो स्पेशल केस होते हैं पैरामैग्नेट्स के। ओके एंड मैग्नेटिक डायपोल्स क्या होती हैं, डोमेन्स क्या होती हैं, ये आपको बताना है। देन कह रहा है डिफाइन करो, सिर्फ डिफाइन करो क्यूरी पॉइंट क्या आता है, सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स या सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सो आई ट्राई कि मैं कवर करूं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि पूरा एक दिन में कवर होगा। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि सुपर कंडक्टर्स आपके जो है ना वो डाया मैग्नेटिक होते हैं। ओके तो इसी चीज को आप रिवर्स में भी लिख सकते हो, इन द एग्जांपल्स ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के सुपर कंडक्टर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ डायामैग्नेटिक। अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म आती कहाँ से। मैं बगाऊंगा तो बहरहाल नहीं, बिकॉज अच्छा टॉपिक है और डिटेल में जाना है, डिटेल में जाऊंगा तो आई नो मैं अभी इसे कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना हुआ अच्छे से करूंगा। सो हमारे पास मैग्नेटिज्म का यहाँ पे सॉलिड्स के अंदर हम जानते हैं आपके पास मैग्नेट होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, ये आता है। इसका बेसिक स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसको जरा देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि आपके पास एक करंट कैरिंग लूप हो, अगर एक करंट कैरिंग लूप हो, एक करंट कैरिंग लूप हो आपके पास, ओके, और उसमें अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में कुछ इस तरह से, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ओके और यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ इसमें नॉर्थ पोल कौन सी साइड होगा और साउथ पोल कौन सी साइड होगा। हम्म। इनमें से साउथ और नॉर्थ वो बताना है। जी, इनवर्ट डायरेक्शन में, यानी कि इनटू द पेज आपके पास साउथ होगा, आउट ऑफ द पेज आपके पास नॉर्थ होगा। अगर मैं इसी को जरा कुछ इस तरह से टिल्टेड करके बनाऊं, अगर कुछ इस तरह से, ओके, तो इस साइड इसका नॉर्थ होगा, इस साइड इसका साउथ होगा, और इसका करंट की डायरेक्शन ये है। ओके यानी कि इसी को मैंने थोड़ा टिल्टेड करके देखा, तो मैंने अपना राइट हैंड यूज करके जो रूल्स हमने देखे थे उसके हिसाब से बता दिया, नॉर्थ इस साइड आ रहा है, साउथ इस साइड आ रहा है। तो जब हमें पता है एक करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इसकी सराउंडिंग में, तो आपके पास करंट किसकी वजह से जनरेट होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास एटम के अंदर होते हैं। तो मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होनी चाहिए। ये सवाल आया, तो इसका जवाब ये निकला कि आपके पास एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर आपका एक एटम है जिसमें आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ओके, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स के पास दो टाइप्स का मोशन है। ओके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, दो मोशंस कर रहा है। एक है आपके पास ऑर्बिटल मोशन या सर्कुलर मोशन यू कैन से। दूसरा आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपनी ही एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा है, कुछ इस तरह से, अपने ही एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, तो इसके पास स्पिन मोशन भी होगा। सही है। सेम वे में न्यूक्लियस के पास भी। हंसराज, जी। बाकी का सवाल है कि करंट तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, फिर एटम्स में क्यों जा रहे हैं हम? क्योंकि हमने, ये एम्पेयर का सोचना है, मैं जो अभी बता रहा हूँ ना ये एम्पेयर ने ऐसा सोचा था। सही है। एम्पेयर ने ऐसा सोचा था कि करंट कैरिंग लूप में अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी तो सर्कुलर मोशन में ऑर्बिट कर रहे होते हैं। और आपके पास करंट क्यों आता है? करंट इसलिए आता है जब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बाउंड नहीं होते एटम के साथ, और वो मूव कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, वो भी तो मूव कर रहे हैं, उनके पास भी मोशन है। तो उनके मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होनी चाहिए, ऐसा सोचा था एम्पियर ने। लेकिन उस वक्त पे ना इस चीज को किसी ने कंसीडर नहीं किया, बिकॉज हमें पता नहीं था, एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज ही नहीं थी। तो उस वक्त तो छोड़ दिया हम लोगों ने। लेकिन बाद में डिस्कवरीज हुई तो हमें पता चला एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि रिवॉल्व करता है, जैसा कि एम्पियर ने कहा। और वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो है, उसके दो मोशन होते हैं। एक तो रिवॉल्व करता है ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल मोशन करता है। दूसरा इसका मोशन होता है स्पिनिंग, यानी कि वो अपने ही एक्सिस पे स्पिन करता है। सेम वे आपका आपका जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा होता है अपने ही एक्सिस पे। ओके। तो इसके पास भी आपका एक स्पिन मोशन होता है। और सबसे मेन चीज, इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यानी कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है। और न्यूक्लियस के और न्यूक्लियस के स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है या मैग्नेटिज्म बनती है। तो आपका न्यूक्लियस का स्पिन मोशन भी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। न्यूक्लियस वाला कैसे कर रहा है? जी। न्यूक्लियस वाला कैसे कर रहा है? वो भी स्पिन कर रहा है आपके पास, तो वो भी आपके पास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। और आपके पास इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन है ना, वो भी आपके पास प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिज्म को। सही है। लेकिन आपके पास जो ये न्यूक्लियस का स्पिन मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक अफेक्ट है, दैट इज सो स्मॉल, so small in front of in front of magnetic field या magnetism produced by electrons motion. ओके। तो हमने ये देखा कि आपके पास न्यूक्लियस के स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन। ओके। तो ये इतना छोटा होता है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, कि हम कहते हैं इट इज नेग्लिजिबल। व्हाट डू वी से? ये क्या होता है? इट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। मतलब हम इसे इग्नोर कर देते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि आपके पास ऑर्बिटल मोशन भी होता है, स्पिन मोशन भी होता है। कहीं कहीं पे यू वुड फाइंड के ना लिखा हुआ है कि स्पिन मोशन को भी यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन की बात कर रहा हूँ अब मैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन को भी इग्नोर कर देते हैं कहीं कहीं पे। लेकिन इसका अफेक्ट होता है, एंड अकॉर्डिंग टू आवर बुक हम फॉलो करेंगे इस पॉइंट को, कि आपके पास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के आवाज बोथ। अटक चुकी है। रिपीटिंग अगेन। सन्नाटा छा चुका है। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्लियर है तो बताओ। हेलो। एम आई ऑडेबल? अग्दसन बाकिर? बाकिर क्या रिपीट करना है अपने को? आई होप सो मेरी आवाज आ रही है। तुम लोग खामोश हो जाते हो, बताते भी नहीं हो। जल्दी बताओ जल्दी।
आवाज आ रही है, सही है। क्या समझ नहीं आया आपको? अकदस भाई की तरफ है मसले। मेरी आवाज सही जा रही है बाकिर के पास? ओके, लेट मी जस्ट मुझे ये बताओ कि आपका जो ये स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियस का जो मैंने बात की, उसे हम नेग्लिजिबल कहते हैं, ये समझ में आया? बाकी जल्दी से येस और नो लिख लो, बिकॉज टाइम ले रहा है ये। हाँ। तो अब उसके आगे हम बात करते हैं कि ना कुछ सोर्सेज ऐसी हैं, यानी कि कुछ बुक्स, कुछ वेबसाइट्स पे आप देखोगे कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक अफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे भी इग्नोर कर दिया है। लेकिन हमारी बुक में इन दोनों अफेक्ट को लिया गया है। देयरफॉर वी वुड से कि मैग्नेटिक अफेक्ट इज प्रोड्यूस या मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस बाय बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये कंक्लूजन हमने निकाला और इसी कंक्लूजन को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। हम बुक को फॉलो करेंगे एंड बुक में हमारी ये दोनों इनटू अकाउंट लिए हुए हैं। तो हम लिखेंगे बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। से दिस वाज द बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, के मैग्नेटिज्म आती कहाँ से। अब हम बात करेंगे डोमेन थ्योरी की एंड डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक की। लेकिन उससे पहले हम जाएं कुछ अलग सी चीज़ों में, कि हम जानते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है, तो आपके पास हर मटेरियल, आपके सराउंडिंग में जो भी मटेरियल है, उन सारों के अंदर एटम है, सारों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं एंड स्पिन कर रहे हैं, तो सबके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है ना, या ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है एक एटम की, और सॉरी एक इलेक्ट्रॉन की, वो, अभी मैंने एक इलेक्ट्रॉन की बात की, अगर मैं यहाँ पे बहुत बहुत छोटी है। सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके आ जाऊं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो ऐसा होता है कि बहुत से मटेरियल्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स अपना अपना इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है। एज अ रिजल्ट आपके पास जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाता है। ओके। सो एक ऐसा मटेरियल, रिपीटिंग अगेन, एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से अ, सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट है वो जीरो हो, उसे हम कहते हैं डाया मैग्नेटिक मटेरियल। रिपीटिंग अगेन, कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, और जारी बात है मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। सो हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अगर हम देखें, तो एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का मोशन अपना अलग मोशन होगा, लाइक वो किसी और ऑर्बिट में है तो उसका मोशन जो है वो स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, केमिस्ट्री की चीजें, या उसका स्पिन मोशन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। सो एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, वो डिफरेंट आ रहा होता है। और उन सारे मोमेंट्स को अगर हम ऐड करें, टोटल रिजल्टेंट फाइंड करें, तो टोटल नेट इफेक्ट जो आपके पास आता है वो जीरो हो जाता है। सो एक ऐसा मटेरियल जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो जनरेट होता हुआ मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट, उसको हम ऐड करें एंड फाइनल में आपके पास रिजल्ट जो आए वो आहे जीरो, यानी कि नेट मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो आहे प्रोड्यूस बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं डाया मैग्नेटिक। सो लेट मी राइट वॉट एवर आई सेड राइट नाउ, कि आपके पास डाया मैग्नेटिक
डायामैग्नेट क्या होता है? ये आपके पास एक ऐसा मटेरियल होता है, अ मटेरियल इन विच द नेट मैग्नेटिक इफेक्ट produced by all the electrons is zero। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल या डायामैग्नेट। क्लियर है? अच्छा, आगे तो चला गया, बाकी तो हम सब कर रहे हैं। गुड है। अब हम जा रहे हैं, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगा आपको। मैं डोमेन थ्योरी नहीं बताई, मैंने आपको सिंपल बेसिक दिया है कि मैग्नेटिज्म कहाँ से प्रोड्यूस हुई है हमारे पास। अब मैं सेकंड वाले एसएलओ की साइड जा रहा हूँ, जिसमें मैंने डायामैग्नेटिक का थोड़ा आइडिया दे दिया है। सो लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन जिसपे मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं। वहां से मैं आपको बनी बनाई चीजें दिखा दूंगा। ये नोट्स विजिबल हैं आपको बाकर? सही है। सो हियर वी आर। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, डायमैग्नेट, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एंड आई होप सो इन तीनों को हम आज अच्छे से डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो आपके पास डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? इनकी यहाँ पे कोई डेफिनेशन तो नहीं लिखी हुई, डेफिनेशन नहीं लिखी हुई जो कि मैंने ऊपर बताई है, लेकिन बहरहाल इनको अभी हम डिफरेंशिएट करते हैं और डेफिनेशन मैं बाद में बता दूंगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि वीकली रिपेल हो जाते हैं मैग्नेट से, वेरेस पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वीकली अट्रैक्ट होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ओके। हम नॉर्मली कहते हैं आयरन आपका जो है ना, यहाँ पे आयरन की एग्जांपल भी दी हुई है कि आयरन आपका एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ओके। बिकॉज आयरन आपका फेरोमैग्नेटिक होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट मैग्नेट की साइड। दूसरा पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है कि आपका जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो वीकली मैग्नेटाइज होता है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। रिपीटिंग अगेन, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली मैग्नेटाइज, यानी कि अगर मैं डायामैग्नेटिक मटेरियल के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड रख दूं, या एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायामैग्नेटिक मटेरियल को रख दूं, तो वो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है ना, वो वीकली मैग्नेटाइज होगा, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ओके। वेरस पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज होगा सेम डायरेक्शन में, और आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा सेम डायरेक्शन में। तो आप देख लो, पेरा और फेरोमैग्नेटिक जो है ना, ऑलमोस्ट दोनों केसेस में अभी सेम आए हैं, बस फर्क ये है कि पेरा थोड़ा वीक है और फेरो थोड़ा स्ट्रांग है। ओके। अब आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। डाया की एग्जांपल्स हैं कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एयर, आर्गन, हाइड्रोजन, एटसेट्रा। और बुक में इसकी एक और एग्जांपल लिखी हुई है, दैट इज वाटर। सही है। और पैरा की एग्जांपल्स में आपके पास एल्यूमिनियम, क्रोमियम, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, प्लेटिनम, मैंगनीज, इस टाइप के ना जो भी हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं पैरामैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपका आ जाता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील। और बुक में एक और चौथा लिखा हुआ है अल्निको। अल्निको आपके पास एक एलो है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का, तो वो भी आपका फेरोमैग्नेटिक होता है। अब बात करते हैं, लाइक देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंसेस। सो ये डिफरेंस भी देख लो कि जो कि कह रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे तो आपका जो डाया मैग्नेटिक मटेरियल है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा
आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ओके। और पैरा मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अलाइन हो जाएंगे पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। लेकिन फर्क ये, पैरा मैग्नेट जो है ना वो स्लोली अलाइन होगा, और फेरो मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है चूंकि, तो वो जल्दी से अलाइन हो जाएगा क्विकली। डायामैग्नेटिक मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है, यानी कि अपनी मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है, जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं। सेम वे में आपका पैरा मैग्नेटिक मटेरियल भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेट को रिमूव कर देते हैं। लेकिन आपका फेरो मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेट को रिमूव करने पर भी अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करता। यानी कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल मैग्नेट। यानी कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेट रखा है तो वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेट हटा दिया उसके बावजूद भी ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन करेगा। क्लियर है। और यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, दिस पॉइंट इज वेरी सिमिलर टू दिस पॉइंट, जिसमें आपने देखा था कि आपके पास, वेट वेट, लेट मी चेक। यस यस, ये इससे पॉइंट इस पॉइंट से सिमिलर है। इवन दो यू कैन सी कि फर्स्ट, सेकंड एंड दिस लास्ट, ये तीनों के तीनों पॉइंट सिमिलर हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पहले पॉइंट में इसने कहा था ये रिपेल होता है। रिपेल होता है इसका मतलब ये है कि अ, इसकी जो फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। वैसा ही हमने सेकंड पॉइंट में देखा। और हमने पेरा और फेरो के केस में देखा कि फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है, और जब फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है तब अट्रैक्शन होती है। ओके। अब लास्ट पॉइंट जो है ना वो भी इसी से रिलेटेड है। वो क्या कह रहा है लास्ट पॉइंट में कि अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड यानी कि एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिस जो है ना डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट है, तो अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाया मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे तो वो स्ट्रॉन्ग से वीक की लाइक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। वेयर एज पेरा एंड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स आपके पास वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएंगे। ओके। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन एंड ऑल अबाउट दीज थ्री टाइप्स। इन्हें हमने अभी तक अच्छे से लाइक डिफरेंशिएट किया हुआ है, या तीनों को अलग अलग से देखा हुआ है। अब इनकी मैं फाइनलाइज करके इनकी कुछ डेफिनेशंस आपको लिखवा देता हूँ। बट बिफोर दैट, लेट मी नो अगर आपको बाकी इन सारे डिफरेंसेस में कोई कंफ्यूजन हो तो। इफ एवरीथिंग इज क्लियर तो थम्स अप कर दो। ऑलरेडी थम्स अप किया हुआ है। यू देयर बाकिर, मैसेज करके बता दो कब से तुम्हारा थम्स अप लगा हुआ है। ओके, आई होप आप कहीं गायब हो चुके हो। तो लेट मी राइट ऑल दीज डेफिनेशंस। डायामैग्नेटिक की तो मैंने डेफिनेशन आपको लिखवा दी थी कि डायामैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें आपके पास नेट मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाता है सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स का। ओके। अब बात करते हैं फेरो पैरा मैग्नेट की। तो आपके पास पैरा मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है इन विच
मैग्नेटिक मोमेंट्स आर so aligned are aligned in a way, कुछ इस तरह से अलाइंड होंगी कि वो एक स्मॉल सा टाइनी सा मैग्नेट बनाएंगी। ओके, आर अलाइंड इन अ वे that it behaves like a tiny magnet। टाइनी मैग्नेट यानी कि एक छोटा सा मैग्नेट, और ये वीकली अट्रैक्ट होगा, वीकली रिपेल होगा मैग्नेट से। और ये सारी चीजें हमने अभी अभी देखी। सॉरी, वीकली अट्रैक्ट होगा, रिपेल तो डायमैग्नेटिक मटेरियल वीकली रिपेल होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीकली रिपेल होता है। रिपीटिंग अगेन, मैंने आपसे उल्टा बोल दिया। डायमैग्नेटिक मटेरियल वीकली रिपेल होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीकली अट्रैक्ट होता है। थर्ड आपके पास आ जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, सो दिस फेरोमैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है इन विच मैग्नेटिक moments of electron support each other yeah, a material in which magnetic moment of electrons support each other in a way that it exhibits a strong magnetic effect। Bakir, did you join again? हाँ तो भाई जल्दी से रिप्लाई देता ना। ओके, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बस इन तीनों की अभी डेफिनेशंस लिखी हैं। ओके, दीज आर वेरी सिंपल डेफिनेशंस जो मैंने अपनी तरफ से लिखी हैं। बाकी इसकी हैवी डेफिनेशंस इफ यू वांट आपको बुक वगैरह में कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। सो वी हैव क्लियर्ड दिस एसएलओ। इफ यू हैव एनी क्वेरीज ऑन इन दिस एसएलओ तो मुझे इन्फॉर्म करो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट एसएलओ की तरफ मूव करूँ। क्लियर है बाकिर? जी जी जी। अल्लाह, क्या क्या मैसेज कर रहा, कंटिन्यू करूँ? ओके, सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब आपका जो सबसे पहला एसएलओ था दैट वाज सेइंग कि आपको डिस्कस करना है मैग्नेटिक डोमेन्स के बारे में। सो जरा लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वगैरह की, कि आपके पास ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, अगर मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनाऊं, ओके, दिस इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक डोमेन्स होंगी, मैग्नेटिक डोमेन्स नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ने मैग्नेटिक इफेक्ट बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाई इस डायरेक्शन में,
दूसरे इलेक्ट्रॉन ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई इस डायरेक्शन में, तीसरे ने बनाई इस डायरेक्शन में, चौथे ने बनाई इस डायरेक्शन में, पांचवे ने बनाई इस डायरेक्शन में, छठे ने बनाई इस डायरेक्शन में। सो यू कैन सी कि आपके पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है बाय ऑल दीज डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, देर इज रैंडम। एंड इन सारों का अगर आप सम लोगे, इन सारों का आप एड अप करके नेट मैग्नेटिक इफेक्ट फाइंड करोगे ना, तो आपको एक टाइनी सा मैग्नेट मिलेगा, दैट वुड बी अ पैरामैग्नेट। लेकिन आप जब यही केस देखोगे डाया मैग्नेट के केस में, तो ये सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड एज अ रिजल्ट आपको एट लास्ट कोई भी मैग्नेटिक मैग्नेट नहीं मिलेगा, और टोटल इफेक्ट जो वो जीरो हो जाएगा। ओके। लेकिन आपके पास फेरो मैग्नेट के केस में ना एक अलग ही चीज होती है। वो ये कि फेरो मैग्नेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनमें कुछ बाउंड्रीज बनी हुई होती हैं। ओके, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ रेंडमली। ओके, कुछ इस तरह से एरियाज बने होते हैं, बाउंड्रीज बनी हुई होती हैं, कुछ अलग से कॉलोनीज बनी हुई होती हैं, ऐसा वी कैन से। ओके। सो यहाँ पे यू वुड फाइंड कि एक बाउंड्री के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब की तरफ से जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक मोमेंट है ना, वो सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में होगा। ओके। सो एक ऐसा रीजन जिसमें सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन सेम हो, उसे हम कहते हैं डोमेन। ओके। सो ये आपका एक अलग से डोमेन है, ये दूसरा डोमेन है, ये तीसरा डोमेन है, ये चौथा डोमेन है। सही है। यस बाकिर। तो यहाँ पे देख रहे हो दूसरा, एक मैं बना रहा हूँ दूसरे डोमेन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में, तीसरे में एक ही डायरेक्शन में, यानी कि विद इन अ डोमेन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है। ओके। और एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जिसमें सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक डोमेन एक ही डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, ऐसे रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन। डू यू वांना से समथिंग बाकिर? ओके, मैं अभी ऐसे ही जल्दी में बना रहा हूँ। अब इन सब का अगर मैं सम अप करूं, ओके, अगर मैं इन सब का सम अप करूं, आई विल गेट कि इस पूरे डोमेन का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो इस डायरेक्शन में होगा, इस पूरे डोमेन का मैग्नेटिक इफेक्ट इस डायरेक्शन में होगा, इस डोमेन का मैग्नेटिक इफेक्ट इस डायरेक्शन में होगा, एंड इस तरह से सबका सम अप करके जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कुछ अलग डायरेक्शंस में आएगा। ओके। सो एज अ रिजल्ट आपके पास, अभी आप टोटल नेट निकालोगे तो वो जीरो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये ना कैंसिल आउट कर देंगे ईच अदर को। लेकिन इसके अंदर आपके पास डोमेन्स बनी हुई हैं जिसकी वजह से फेरो मैग्नेटिक मटेरियल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। ओके। सो अब मैं जा रहा हूं डिफाइन करने के व्हाट इज डोमेन। ओके, आई एम गोना डिफाइन कि डोमेन इज अ रीजन इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डोमेन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होती हैं, in which magnetic moments, in which all the magnetic moments are
पैरेलली अलाइंड। ओके। वो सारी की सारी जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं एक डोमेन के अंदर, एक रीजन के अंदर, वो पैरेलल अलाइंड होती हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होती हैं। एंड दिस इज डोमेन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने देखा कि आपके पास डोमेन थ्योरी क्या है। दिस वाज द वन जो कि अभी अभी लास्ट में मैंने डिस्कस की। उससे पहले हमने देखा डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। और अब बात आती है आपके पास, टाइम तो कम है लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। 16.5.3 में कह रहा है कि बताओ कि आपका जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल की एक स्पेशल केस है। और मैग्नेटिक डायपोल्स क्या होते हैं, और मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होते हैं। तो अभी तक मैं मैग्नेटिक मोमेंट जो कह रहा था वही मैग्नेटिक डायपोल ही है आपके पास, सही है। डायपोल मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल की डायरेक्शन से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ पोल की साइड इन्वर्ट होती है। दिस वाज अ मैग्नेटिक डायपोल। ओके। अभी मैं इस पे अभी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट में। अभी मैं सिंपल बताऊं, अगर आप देखो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को हीट अप करोगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो इसके ये जो डोमेन्स है ना, ये सारे के सारे डोमेन्स टूट जाएंगे और सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं वो रेंडमली अलाइन हो जाएंगे, जैसे आपके पास पैरा मैग्नेट के केस में है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फेरो मैग्नेट जो है वो पैरा मैग्नेट्स का एक स्पेशल केस है। लेकिन दिस इज अ डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। टिल दैट, अल्लाह हाफिज। अभी हमने सिर्फ दो एसएलओस कवर किए हैं इस वीडियो में, दैट वाज दिस वन एंड दिस वन। और आज के दिन में हमने ऑलमोस्ट तीन, छः और तीन, 9 एसएलओस कवर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुड डे बाकिर।